जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। मैं पूर्णिमा मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको अपना पढ़ाई का जो महत्व था बताना चाह रही थी, बताती हूँ, शुरू करती हूँ। हाई स्कूल इंटर तो जिस तरह से सभी लोग करते हैं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, मैंने भी बस वही किया। ग्रेजुएशन मैं घर से 45 किलोमीटर दूर पर डे मतलब कि बस द्वारा यात्रा करके अप डाउन से मैं बीए की हूँ। और चूँकि सुबह 5:30 बजे से निकल जाना, फिर वहाँ क्लास करना, 3 बजे वहाँ से फिर बस पकड़ना, घर के लिए वापस आना, शरीर एकदम थक के चूर हो जाता था। फिर इतना थकने के बाद फिर कौन पढ़ता है, तो मेरी पढ़ाई बस वहीं से डिस्टर्ब होनी चालू हो गई। मन ही नहीं लगता था मेरा पढ़ने में, लगता था इतनी थकान होने के बाद कौन पढ़े। और घर का काम और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी वो तो सब एकदम से छूट ही गई थी, जैसे मैंने कभी कुछ किया ही ना हो, सीखा ही ना हो, ऐसी हालत हो गई थी। और जब एक बार पढ़ाई में थोड़ा सा पॉज बटन लग जाता है तो फिर पढ़ाई से एक बार मन दूर होने लगता है। तो इस तरह से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही जब एग्ज़ाम मेरा हो रहा था फाइनल का, तो मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई। दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई, वहाँ से एग्ज़ाम दे कर के घर हॉस्पिटल जाना, फिर बाबा को देखना, फिर हॉस्पिटल से एग्ज़ाम देने जाना, यही सब था। फिर कन्फ्यूज़न हो गया कि क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, अब आगे क्या करूँ। बाबा पैरालाइज्ड थे और उनको थोड़ा ट्रस्ट मुझ पे ज़्यादा था, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल था। फिर घर आई तो लोगों ने सलाह दी कि बीटीसी कर लो। तो बीटीसी का मैंने फॉर्म डाला, साल भर ड्रॉप किया। 1 साल बाद फिर बीटीसी का वो है मेरिट लिस्ट आई, मेरा आगरा में हुआ। तो बाबा मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे, उनकी हालत वैसे ही ख़राब थी, उनको वो 2.5 साल बेड पे थे। तो जब मैं वहाँ गई तो यहाँ पे वो परेशान रहते, रोते थे। मैं वहाँ पे गई, मेरा वहाँ मन नहीं लगा। फिर भी जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करना, वो सब मैं कर दी थी। फिर यही लगा, पैसे भी बहुत लग रहे थे, वहाँ आगरा में बहुत पैसा लग रहा था एडमिशन का। तो मुझे लगे बाबा को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उनकी दवा कैसे होगी, भाई लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, सारा पैसा मेरे पीछे लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब मुझे इतना पता नहीं था कि स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा है वैसा, कोई गाइडेंस कोई बताने वाला था नहीं। तो मैं वहाँ से छोड़ के फिर घर आ गई। जब घर आ गई तो मैं राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से संस्कृत से एमए करने लगे। तो ये घर पे ही रह के पढ़ाई करना रहता था, सिर्फ वहाँ जाके वहाँ से पेपर मिलता था, कॉपी ख़रीदनी पड़ती थी, घर आके असाइनमेंट लिखो, जमा कर दो, फिर एग्ज़ाम होता था। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, अपनी पढ़ाई जारी की। फिर साथ में लोगों की सलाह मिली कंपटीशन एग्ज़ाम दे दो। कंपटीशन के बारे में तो मुझे ABCD नहीं पता थी और कोई गाइडेंस नहीं, घर का माहौल भी ऐसा नहीं कोई कंपटीशन देने के लिए हो, तो मुझे नॉलेज देता कौन। बड़ी भ्रमित ज़िंदगी भाई। और फ़िलहाल किसी ने कहा कोचिंग कर लो, गई बैंकिंग की कोचिंग मैंने करी इलाहाबाद महिंद्रा में, वो भी डेली अप डाउन ही था। ये बड़ी मूर्खता है, हम अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं कि घर से ही मेहनत कर लेंगे, हम डेली अप डाउन जो होता है बड़ी तकलीफ़ देती है बच्चे का। मतलब अपना स्कूल हो, कॉलेज हो, थोड़ा पास हो, पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिलना चाहिए, ज़्यादा बर्डन ना हो और ज़्यादा थोड़ा सुकून होना चाहिए। और हमारा क्या था कि अच्छे विद्यालय पढ़ने के चक्कर में जो टाइम होता है वो तो आने जाने में चला जाता था, सफ़र में ही, और सफ़र के बाद इतनी थकान हो जाती थी। अब पढ़ाई लिखाई कौन कर रहा है भाई, और वो ऊपर से बैंक का मुझे समझ में भी नहीं आया। बैंकिंग की कोचिंग कर रही थी तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था। अब पढ़ाई से जी थोड़ा सा हटने लग गया। पढ़ने में मैं बहुत अच्छी छात्रा रही हूँ, लेकिन फिर पढ़ाई में मन मेरा उचटने लगा। अब कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या बताऊँ, क्या ही ज़िंदगी थी वो। फ़िलहाल कोशिश की बैंकिंग का, मेरे बस का मुझे लगा नहीं होगा। मैंने RRB की परीक्षा दी थी,
मुझे लगा मुझसे नहीं होगा। फिर 1-2 साल उसमें चले गए। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि यूपीपीएससी की तैयारी कर लो, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपका वही माहौल होता है यूपीपीएससी का। ये यूपीएससी का आपको वहाँ से सिर्फ आईएएस और एसडीएम बनाने के लिए ही लोग तैयार खड़े मिलते हैं। अब शिक्षा मिली तो फिलहाल किताबें मुझे मेरे फूफा जी ने ला कर दी, बोले अगर समझ में आता है तो देख लो। तो मैंने देखी, मुझे ठीक ही लगी, अच्छी लगी, और बस थोड़ा समझना था। रणनीति मालूम नहीं थी। आपको पता है मैंने बताया था कि सोशल मीडिया का तो उस समय कुछ था ही नहीं, ज़माना ही नहीं था, मोबाइल हाथ में थी नहीं, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो गाइडेंस करे कौन, नॉलेज दे कौन। तो फिलहाल मैंने 2015 से एग्ज़ाम देना चालू किया, और जब पहले तो समझ में नहीं आई पढ़ाई, जब समझने लगी मतलब इंटरेस्ट तो जग गया कि हाँ कर लूँगी, ठीक है मेरे बस का है, लेकिन रणनीति नहीं समझ में आ रही थी। जब रणनीति धीरे धीरे एग्ज़ाम देते देते समझ में आई, 2016 का एग्ज़ाम दिया, 2017 का एग्ज़ाम दिया, और जब तक चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, कुछ रिदम बनना चालू हुआ, मेरी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो शादी के बाद भैया हमको तो लगता है कि शायद सबकी यही कंडीशन है कि घर परिवार में इतने लोग फंस जाते हैं कि पढ़ने ना तो मन ही उतना लगता है, और ना तो ये बैलेंस बन पाता है, मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता कि कब पढ़ाई करें, कब काम करें, कब क्या करें। तो हो सकता है लोग कर लेते हो, मेरे बस का नहीं था। मैं जैसे ही शादी करके गई, और जो मेरी पढ़ाई पिछले सालों में नहीं हुई, या जिसमें मेरा मन नहीं लगा, या मेरा मन उचट गया, या मेरे पास गाइडेंस नहीं था, ये मेरी समस्या है। मैं समझती हूँ कि मुझे गाइडेंस नहीं था, लेकिन समाज तो यही समझता है कि इतने दिन पढ़े थे तो करे क्या। तो समाज तो यही कहेगा कि गलती ही की है, दिखावा की है, पढ़ाई का ढोंग की है, समाज तो यही कहता है। तो यदि मैं मान लूँ कि मैं भ्रमित थी, ढोंग ही था, पाखंड ही था, कुछ भी था, या मेरा मन नहीं लगा, ये बात सही है कि थकान हो गई, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मन मेरा कम लगने लगा था। मतलब वो जो पहले में जो जिस तरह की मैं छात्रा थी वैसी नहीं रह गई थी। तो वो सारा खामियाजा मैंने भुगता शादी के बाद। सबसे अपमानित और घृणित ज़िंदगी मैंने शादी के बाद झेली है। जितना अपमान, जितनी घृणा, जितना ताना मैं शादी के बाद पाई हूँ, मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी मेरी बीत जाएगी, और मैं कोई बहुत बड़ा अपराध करके भी वापस आती तो भी मुझे उतना अपमान नहीं मिलने वाला था जो मैं शादी के बाद झेली हूँ। एक तो ये कि मुझे लग रहा था कि जिस तरह से मेरी शादी की गई वो उसको मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, मेरे लायक शादी नहीं करी, मैं इतना पढ़ाई लिखाई, मुझे हर चीज़ अच्छे से कराया गया, और उन्होंने शादी क्या कर दी। एक तो मेरे वो ये समस्या है मेरी, जिसको कहा लोग कहेंगे कि संस्कार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार है, समझदारी नहीं है, लेकिन ये समस्या भी मेरे साथ आई थी कि मुझे लगता था कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी, मुझे ये क्या मिल गया। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जहाँ मैं शादी करके गई वहाँ के लोग भी मुझे समझने को तैयार नहीं थे। उनको मेरे पढ़ाई लिखाई से दिक्कत थी, उनको मेरे नॉलेज से दिक्कत थी, वो मेरी बात ही नहीं समझ सकते थे। आप ये समझिए कि मैं हिंदी बोलूँ, शुद्ध हिंदी बोलूँ, तो भी उसमें वो लोग समझ ही ना पाएँ, तो सोचे क्या अर्थ निकाल लें। इंग्लिश का तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अंग्रेजी शब्दों का यदि प्रयोग कर रहे हैं बात के बीच में, नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, तो भैया उसकी भी बड़ी फजीहत थी। मैं क्या बताऊँ, लोगों से बात करने में मुझे डर लगने लगा कि कौन सी बात का कौन सा अर्थ निकालें भाई। बड़ी फजीहत मैंने झेला, बड़ा नरक मैंने झेला। 6 साल, 5-6 साल मैंने बहुत नरक झेला है। अगर मेरी ये हालत है, अगर कोई कविता मैं स्टेटस पे लगा दूँ कोई कविता, तो मेरी फैमिली को यही लगता था कि ये जो लड़की है ये हम पे कटाक्ष कर रही है। उसके लिए भी बवाल होता था मेरे घर पे, बहुत बड़ा बवाल, कि ये स्टेटस लगा है, इसका मीनिंग क्या है। बड़ी विषम स्थिति थी। जिस तरह से आज लोग रील बना रहे हैं ससुराल पे, कॉमेडी के नाम पे, कि ससुराल, जैसे हर कोई बीवी का मजाक उड़ाता है, भाई वैसे ससुराल को भी मजाक उड़ता है। क्या मजाल कि मैं किसी का मजाक उड़ा लूँ। अगर मैं कोई स्टेटस लगा दूँ या कुछ भी था, बहुत बवाल होता था। मैंने 6 साल बड़ा अपमानित ज़िंदगी जिया है, बहुत अपमानित ज़िंदगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अच्छे से पढ़ ली होती, अच्छे से मैंने अपने जीवन को जिया होता, अगर ईमानदारी से मैंने पढ़ाई करी होती, मेहनत करी होती अच्छे से,
अच्छे माहौल को पाने की कोशिश की होती, लोगों से मिली होती, जुली होती, ज्ञान ली होती, तो शायद आज मैं कुछ बन गई होती, तो आज मुझे ये नर्क नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि हमारे विचारों, बात ये नहीं, कोई बुरा नहीं होता, ना किसी का मायका बुरा होता है, ना किसी का ससुराल बुरा होता है। बात बुरी इसलिए हो जाती है कि जो भी व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा है, वो आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ रहा है, वो आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। और वो लोग जब समझ नहीं पाते हैं तो गलत ठहरा देते हैं, और जब वो लोग मुझे समझ नहीं पाए तो वो मुझे गलत ठहरा रहे थे, और जब मैं उनको नहीं समझ रही थी तो मैं उनको गलत ठहरा रही थी। क्योंकि समझना मुझको भी था कि वो लोग पढ़े लिखे अगर नहीं है तो वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुझको उम्मीद थी, आशा थी, तो उससे मुझे तकलीफ़ हुई और उनको तो ऑलरेडी दिक्कत हुई ही। तो वो चीज़ें मैंने तब समझी कि ये गलती थी। अगर पढ़ाई ईमानदारी से हुई होती, मन लगा के पढ़ा होता, संघर्ष सही से किया होता, तो मैं जो डिज़र्व करती थी मैं वो पाती। प्लस ये था कि हो सकता था कि मैं कुछ कर लेती, कुछ बन जाती, तो शायद मुझे खुद को समझाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जब मुझे जज किया जाता था तो मुझे खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो नर्क मैंने झेला है, जो मैंने अपमान झेला है, वो मेरा नहीं होता। यदि परिवार को चलाने की मेरी क्षमता होती तो भी मैं योग्य रहती तो परिवार चला लेती। यदि परिवार को चलाने की मेरी क्षमता नहीं होती तो भी यदि मैं नौकरी पा ली होती, कुछ कर ली होती, तो भी मैं एक आसान ज़िंदगी जी रही होती। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी, यदि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ाई का मौका खोइए मत, सही निर्णय लीजिए। मेरे जीवन में निर्णय अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप अच्छा निर्णय लीजिए, आप पढ़िए, आप अपना ध्येय यही बनाइए कि मुझे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। जितनी मेहनत आप घर ससुराल के बाद शादी करके आप जब ससुराल जाएंगी तो जितनी मेहनत 24 घंटे करना पड़ता है एक लड़की को अपने ससुराल में काम, जितना 24 घंटे आप वहाँ मेहनत करेंगी बिना कोई श्रेय प्राप्त किए, बिना किसी सपोर्ट के, वैसा ही आप समझिए कि आपकी पढ़ाई आपका ससुराल है। किसी से सपोर्ट की आशा मत करिए। जिस तरह से आप घर का काम 24 घंटे वहाँ ससुराल में जाके करेंगी लोगों के ताने और खड़ा सुनते हुए, उसी तरह आप पढ़ाई करिए। अपना पूरा मन, ध्यान, आत्मा सब झोंक दीजिए पढ़ाई में। और मैं तो यही कहूँगी कि कुछ बन जाइए, शादी के पहले जहाँ तक हो सके कुछ बन जाइए। बाकी का लाइफ स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। बस आज यहीं तक, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और तकलीफ़ आपको भी होगी, आप सुनेंगे नहीं मेरी बात। तो जब भी मैं कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जब पढ़ाई का मौका मिले तो खूब मन लगा के दिलो जान से पढ़िएगा। जितनी शिद्दत से आप मोहब्बत कर सकते हैं तो किताबों से खूब मोहब्बत करिएगा। उससे ज़्यादा अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई प्रिय नहीं है हमारा, और उससे ज़्यादा हमारा भला कोई भी नहीं कर सकता है। हम ही हैं जो हमारा भला कर सकते हैं, हम ही हैं जो खुद को बना सकते हैं, हम ही हैं जो हम खुद का साथ दे सकते हैं, और हम ही हैं जो खुद का सपोर्ट करेंगे। वरना कोई भी हाथ थामने नहीं आता है। एक स्त्री के जीवन में सहारे कहने को होते हैं, कोई करने नहीं आता है। एक स्त्री को खुद का सहारा खुद बनना पड़ता है, खुद की मजबूती खुद बननी होती है। इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जब माँ बाप पढ़ने का समय दें तो खूब मन लगा के पढ़िए। 24 घंटे पढ़िए, 24 घंटे पढ़िए, प्राण फूंक दीजिए कुछ बनने के लिए, खाली मत बैठिए। धन्यवाद।